नमस्कार दोस्तों, मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट के पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था मैतीस और कुकीज के लंबे इतिहास के बारे में। वही दो कम्युनिटीज जिनके बीच आज एक बहुत बुरी लड़ाई छिड़ रखी है। शॉर्ट में रिकैप करके बताऊं तो हमने बात करी थी कि कैसे वैलीज में रहने वाले मैतीस और पहाड़ियों में रहने वाले नागा ट्राइबल्स के बीच में रिसोर्सेज को लेकर अक्सर लड़ाइयां होती थी। फिर साल 1800s में बगल के जंगलों से कुकी ट्राइब को ब्रिटिश इंट्रोड्यूस करती है मणिपुर के सराउंडिंग एरियाज में, ताकि एक बफर बन सके नागा ट्राइब और मैतीस के बीच में। लेकिन यही कुकीज ब्रिटिश के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं और ब्रिटिश इन्हें दूर रखने के लिए इनके जंगलों को अनगवर्नेबल घोषित कर देती है और इनर लाइन के जरिए इन्हें दूर रखती है। इंडिया की आजादी के बाद इन तीनों ग्रुप्स में इंसर्जेंसीज देखने को मिलती हैं। एक तरीके की प्राइवेट आर्मीज बनाई जाती है इन एथनिक कम्युनिटीज के द्वारा। नागास के कुछ कट्टर ग्रुप्स ने सेपरेट देश बनाने की डिमांड करी। मैती के कुछ इंसर्जेंट्स ने शुरुआत में मणिपुर को आजाद करने की बात करी थी और कुकी इंसर्जेंट्स आज के दिन मणिपुर से एक सेपरेट स्टेट चाहते हैं, कुकी नाम से। उसी वीडियो मैंने आपको आगे बताया था कि कैसे इन अलग अलग एथनिक कम्युनिटीज को सबसे बड़ा डर इसी चीज का रहता है कि कहीं इनकी आइडेंटिटी, इनका कल्चर ना खत्म हो जाए। और पिछले कुछ सालों में जो कुकीज और मैतीस के मॉडरेट लोगों ने बार बार डिमांड उठाई है, प्रोटेस्ट करे, वो इसी बुनियादी रीजन के बेसिस पर करे। और अब जो इनके बीच में इतना भयानक वायलेंस देखने को मिल रहा है, इसके पीछे कई सारी मांगे, दरारें, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन और मोर इंपॉर्टेंटली सरकार के द्वारा लिए गए कई फैसले रिस्पॉन्सिबल हैं। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फो बताना चाहूंगा। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया था, कमेंट्स में लिखा था, ईमेल करी थी कि जो चैट जीपीटी वाला कोर्स मैंने बनाया है वो आपके लिए अनअफोर्डेबल है क्योंकि आप स्टूडेंट हो। तो इसी के रिगार्डिंग ये अच्छी खबर देनी थी आप सब स्टूडेंट्स के लिए। अब मैंने लॉन्च किया है चैट जीपीटी स्टूडेंट स्पेशल। ओरिजिनल कोर्स में जो स्टूडेंट का चैप्टर था, अब वो आप अलग से खरीद सकते हैं स्टूडेंट स्पेशल वर्जन में। तो जो सारी प्रैक्टिकल टिप्स मैंने स्टूडेंट्स के लिए बताई थी उस कोर्स में आप यहां जान सकते हैं एक बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर। इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए आप में से पहले 1000 लोगों के लिए और 40% का डिस्काउंट अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे ME40 ME40। तो जल्दी से जाकर स्टूडेंट स्पेशल वर्जन को चेकआउट कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके, या फिर लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। बस आप में से ऑलरेडी जो लोग मास्टर चैट जीपीटी के ओरिजिनल कोर्स को खरीद चुके हैं, इसे दोबारा मत खरीदना क्योंकि स्टूडेंट स्पेशल वर्जन उसी कोर्स का एक हिस्सा है। और अगर आप फुल कोर्स खरीदना चाहते हैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेम कूपन कोड ME40 इस्तेमाल कर सकते हैं 40% ऑफ पाने के लिए। आइए मणिपुर की बात करते हैं। पिछले वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया था कि कैसे पहाड़ियों में रहने वाले कुकी लोगों की सबसे बड़ी डिमांड थी कि इंडिया में कुकी लोगों के लिए एक नई स्टेट बनाई जाए, कुकी लैंड नाम से। लेकिन इनका यह भी कहना था कि अगर ये नहीं करना तो कम से कम ट्राइबल एरिया के जंगलों को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के अंदर ला दिया जाए। और अगर ये भी नहीं करना तो इनकी डिमांड थी कि कम से कम ADC अमेंडमेंट बिल 2021 तो पास किया जाए। इससे पहाड़ियों के अंदर लोकल लेवल पर गवर्नेंस करना और आसान बन जाता, इनका कहना था। अब मणिपुर में मौजूद बीजेपी की सरकार इनमें से कुछ भी नहीं करती, बल्कि अपना ही एक बिल लेकर आती है, मणिपुर हिल एरियाज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 6th and 7th अमेंडमेंट बिल्स। ये किया जाता है सरकार के द्वारा अगस्त 2022 में हिल एरिया कमेटी से बिना डिस्कस किए। इस बिल में जो भी लिखा था उसको लेकर ट्राइबल लोग बिल्कुल खुश नहीं होते और प्रोटेस्ट पर उतर जाते हैं। प्रोटेस्ट के प्रेशर में आकर सरकार एक MOU साइन करती है प्रोटेस्टर्स के साथ और कहती है कि हम हिल एरिया कमेटी से कंसल्ट करेंगे। इसके अलावा इसी साल सरकार का एक दूसरा फैसला होता है जिससे कुकी लोग बहुत नाराज होते हैं। 31 मार्च 2022 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा AFSPA एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, हटा दिया जाता है मणिपुर के कुछ एरियाज। और जिन एरियाज से उसे हटाया जाता है वो मोस्टली वैली वाले एरियाज होते हैं। पहाड़ियों में मौजूद इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ सरकार ऑलरेडी एक सीज फायर डील कर चुकी थी कि लड़ाई नहीं होगी। एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट साइन किया गया था साल 2008 में सेंटर गवर्नमेंट, मणिपुर गवर्नमेंट और 2 कुकी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जिनमें 25 इंसर्जेंट कुकी ग्रुप्स आते थे। इसके तहत उन्हें हथियार नीचे रख देने थे। और क्योंकि ये सीज फायर सक्सेसफुल रहा था इतने सालों से, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सरकार AFSPA हिल एरिया से भी हटा देगी। फाइनली एक लॉन्ग लास्टिंग शांति देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। आगे चलकर मणिपुर की सरकार उल्टा ही करती है। मार्च 2023 में यह सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट भी पीछे ले लिया जाता है मणिपुर की सरकार के द्वारा। वो आरोप लगाते हैं कि ये इंसर्जेंट ग्रुप्स एजिटेशंस इन्फ्लुएंस कर रहे हैं फॉरेस्ट इंक्रोचर्स में, इसलिए हमने ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस पीछे ले लिया। फिर आता है सरकार का तीसरा फैसला जिसको लेकर कुकी लोग और गुस्सा हो जाते हैं। आउटलुक के इस आर्टिकल को देखिए। स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज को रीड्रॉ करती है। कुछ ऐसी जमीन जो पहले हिल ट्राइब के एरियाज में होती थी उन्हें वैली डिस्ट्रिक्ट्स में डाला जाता है बिना ट्राइबल से कंसल्ट किए। ये जमीन सरकारी जमीन बन
बन जाती है और अब उन्हें लैंड टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, कुछ जगहों पर एविक्शन ड्राइव देखने को मिलती है। सरकार कहती है कि हमें रिजर्व जंगलों को सर्वे करना है और इसलिए जबरदस्ती एक गांव में मौजूद लोगों को बाहर निकाला जाता है। यह होता है के सोंगजांग गांव में चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में। करीब 38 गांव को इलीगल सेटलमेंट्स कहा जाता है और वहां रहने वाले गांव वालों को एनक्रोचर्स घोषित कर दिया जाता है। याद करो, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कुकी लोगों को इन पहाड़ियों में बुलाया गया था मैतीस को बचाने के लिए, और अब इन्हें यहाँ से बाहर निकाल के फेंका जाता है। ये जगह, ये जायदाद और ये धरती, ये सब इन गांव वालों का नहीं है। क्या बकवास कर रहा है? चुप हो जा। आपका नहीं है ना? मेरा है, और मुझे ये सब वापस चाहिए। आप शायद सोचोगे कि सरकार इन जंगलों को आखिर क्यों खाली कराना चाह रही थी, तो यहां मैं आपको 3 न्यूज आर्टिकल्स दिखाऊंगा और फिर खुद ही देखना कि कोई कनेक्शन बनता है इन आर्टिकल्स के बीच में और इन एविक्शंस के बीच में या नहीं। पहला आर्टिकल ये 2 अगस्त 2023 राज्यसभा में 3 बिल पास किए जाते हैं। इनमें से एक था द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, जिसकी मदद से प्राइवेट कंपनीज अब 12 एटॉमिक मिनरल्स में से 6 की माइनिंग इंडिया में कर सकती है। इससे पहले सिर्फ सरकारी एजेंसीज ही इन मिनरल्स की माइनिंग कर सकती थी, लेकिन अब प्राइवेट कंपनीज को भी अलाउ कर दिया गया। दूसरा, जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल, जिसमें 42 एग्जिस्टिंग एक्ट्स में से 183 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया जाता है। इसमें कई बड़े एक्ट शामिल हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। इंडिपेंडेंट थिंक टैंक विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने पॉइंट आउट किया कि कैसे इससे अब एनवायरमेंट को बचाना और मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए दूसरी न्यूज हेडलाइन नवंबर 2020 की। मणिपुर गवर्नमेंट लॉन्चेस ऑयल पाम प्रोजेक्ट। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह कहते हैं कि इन्होंने चांडिल, चूरनचंदपुर, इम्फाल वेस्ट, बिष्णुपुर के कई डिस्ट्रिक्ट्स में जगह आइडेंटिफाई करी हैं जहां पर ऑयल पाम की कल्टीवेशन करी जा सकती है। इनका कहना है कि ये झूम कल्टीवेशन और पॉपी कल्टीवेशन के ऑल्टरनेटिव में हो सकती है। तीसरी न्यूज हेडलाइन अगस्त 2022 ऑयल पाम कल्टीवेशन, गोदरेज एग्रोवेट साइंस MOUs विद असम, मणिपुर एंड त्रिपुरा। इस आर्टिकल में लिखा है कि कैसे इस कंपनी को जमीन अलॉट करी जाएगी इन 3 स्टेट्स में ऑयल पाम कल्टीवेशन के लिए। अच्छा, एक चौथी हेडलाइन भी यहां देख लो, अगस्त 2020 की, माइनिंग MOUs एंड कंसर्न्स इन मणिपुर। इस आर्टिकल में क्या लिखा है? माइनिंग को लेकर 39 MOUs साइन किए गए 2017 में। नीचे स्क्रॉल करो तो दिखा रखा है कि इससे एनवायरनमेंट को क्या खतरा पहुंचता है, हेल्थ के लिए ये कितना हानिकारक हो सकता है। लिखा है कि माइनिंग से जनरेट किए जाने वाला पैसा जनता तक नहीं पहुंचेगा, बल्कि कंसोलिडेट हो जाएगा इन द वेल्थ ऑफ पावरफुल एलीट्स। इससे रिसोर्सेज डिप्लीट होंगे, चीप लेबर को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, पॉवर्टी की हालत और खराब हो जाएगी, और मोर इंपॉर्टेंटली यहां लिखा है द माइनिंग ऑपरेशन विल इंटेंसिफाई द मल्टीफैसेटेड कॉन्फ्लिक्ट एंड ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन मणिपुर। आज से 3 साल पुराने आर्टिकल ने वार्निंग दी थी। सीधा सीधा सवाल है यहाँ पर, अगर सरकार यहाँ प्राइवेट कंपनीज को माइनिंग अलाउ करेगी मणिपुर में, ऑयल पाम कल्टीवेशन अलाउ करेगी मणिपुर में, तो इसके लिए जमीन कहां से आएगी? क्या यही असली कारण था कि सरकार ने इन ट्राइबल कुकी लोगों की फोर्स्ड एविक्शन करी? सवाल बनता है। इन फोर्स्ड एविक्शंस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने एक पीसफुल रैली कंडक्ट करी 9 मार्च 2023 को। सरकार ने इन पीसफुल प्रोटेस्ट पर रोक लगाने के लिए सेक्शन 144 इंपोज कर दिया। जैसे हम अप्रैल 2023 में आगे बढ़ते हैं, वायलेंस के कुछ इंसिडेंट्स ऑलरेडी देखने को मिल चुके थे। पुलिस के साथ क्लैशेस होते हैं, 2 प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया जाता है। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को चूरचंदपुर आना था, लेकिन उन्होंने अपनी विजिट कैंसिल कर दी जब वहां वायलेंस देखने को मिला। यह सब हुआ 28 अप्रैल 2023 के आसपास। फिर बोए जाते हैं दोस्तों नफरत के बीच। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी कुकी लोगों के लिए एनक्रोचर शब्द का बार बार प्रयोग कर रहे थे। ऐसे ही काफी नफरत भरे मैती लोग भी कुकीज को आउटसाइडर्स करके पुकारते थे, इलीगल इमिग्रेंट घोषित करते थे। यहाँ बीच में एक ड्रामा हुआ था जिसमें चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह रिजाइन करना चाहते थे। इन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर भी छाप दिया था, लेकिन किसी ने इनका रेजिग्नेशन लेटर फाड़ दिया। फिर अनफॉर्चुनेटली रिजाइन नहीं कर पाए। है ना बड़ी अजीब चीज, मतलब रेजिग्नेशन लेटर को दोबारा टाइप नहीं कर सकते, या स्कैन या ईमेल नहीं कर सकते, या फैक्स नहीं कर सकते। इसी समय के अराउंड 30 जून को ये ट्विटर पर एक यूजर एन बीरेन सिंह को ट्वीट करके कहते हैं कि इन्हें तो बहुत पहले ही रिजाइन कर देना चाहिए था। तो इनकी तरफ से जवाब में एक ट्वीट देखने को मिलता है कि आर यू फ्रॉम इंडिया और म्यांमार। फिर एक बड़ा ही मॉकिंग इमोजी यूज कर रखा है। अपने ऑपोजिशन में लोगों को एंटी नेशनल कहना, ये कहना कि वो तो इंडियन है ही नहीं, देखो कोई म्यांमार से तो नहीं है। वो अलग बात है कि इस ट्वीट को अगली सुबह डिलीट कर दिया गया था और इनके सोशल मीडिया टीम से एक मेंबर ने कहा कि ये ट्वीट इन्होंने नहीं लिखा था, ना ही इनकी टीम ने लिखा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर किसने लिखा था?
चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह पर पहले भी आरोप लगाया गया है कि ये नफरत की पॉलिटिक्स खेलते हैं और डॉग विस्लिंग करते हैं। मार्च में एक इंटरव्यू दिया था इन्होंने, जहां पर इन्होंने कुकी लोगों को इनडायरेक्टली रेफर किया कि ये लोग तो हमेशा इंक्रोच करते रहते हैं, जंगलों को, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को, पॉपी प्लांटेशंस करते हैं और ये लोग हमेशा ड्रग्स का बिजनेस करते हैं। रिसेंटली इन्होंने क्लैरिफिकेशन जरूर दी कि मणिपुर सरकार ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ है, कुकी लोगों के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये क्लैरिफिकेशन काफी दिनों बाद आई वायलेंस शुरू होने के। यहाँ पर एक ड्रग्स का भी इशू है, एक लार्ज स्केल पॉपी कल्टीवेशन देखी जाती है मणिपुर में, अफीम की खेती होती है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। साल 2017 से स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी 15,500 से ज्यादा एकड़ की पॉपी फील्ड की जमीन डिस्ट्रॉय कर चुकी है और बीरेन सिंह ने इसी को लेकर वॉर ऑन ड्रग्स भी अनाउंस करी थी। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात तब बन जाती है जब एक ही कम्युनिटी के लोगों को बार बार ब्लेम किया जाता है, उनके खिलाफ नफरत फैलाई जाती है। यहाँ एक बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी फैलती है कि कैसे ड्रग कार्टेल्स एक साजिश है कुकी लोगों की, मैती लोगों के खिलाफ। स्क्रोल रिपोर्टर अरुणाब साइकिया जब ग्राउंड पर गए तो उन्हें दिखा कि ये कंस्पिरेसी थ्योरी हर दूसरा आदमी दोहरा रहा है मैती डोमिनेटेड एरियाज में। कुराइजा मथुबा एक स्पोक्स पर्सन मैती ग्रुप के, उन्होंने तो ओपनली कहा कि जो हो रहा है वो बड़ा सिंपल है, ये एक नार्को टेररिज्म का केस है। कुकी लोगों का ग्रुप इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम सीधा एन बीरेन सिंह को दोषी मानता है, कहता है कि जो अभी वायलेंस स्टेट में देखने को मिल रहा है ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर की वजह से, उनके द्वारा कांस्टेंट हेट स्पीच फैलाई गई कुकीजो कम्युनिटी लोगों के खिलाफ। बार बार कुकीजो कम्युनिटी लोगों को ड्रग पेडलर्स, आतंकवादी, इलीगल इमिग्रेंट्स घोषित किया गया। इसी का ही कुछ कट्टर मैती ग्रुप्स ने फायदा उठाया और प्रोपेगेंडा फैलाया कि यहाँ पर एक चिन कुकी नार्को टेररिज्म प्रॉक्सी वॉर देखने को मिल रही है। मणिपुर बीजेपी एमएलए पाओलिन लाल हाउकिप ने कहा कि मणिपुर वायलेंस स्टेट की इन्वॉल्वमेंट के साथ हो रहा है, यानी मणिपुर की सरकार की इन्वॉल्वमेंट के साथ। हाउकिप ने इंडिया टुडे के लिए एक ओपिनियन आर्टिकल लिखा है जिसमें इनका कहना है इस एथनिक कम्युनल वायलेंस को इस तरीके से दिखाया गया चीफ मिनिस्टर के द्वारा कि यहाँ पर एक वॉर खेली जा रही हो नार्को टेररिस्ट के खिलाफ। कुकी ग्रुप्स का कहना है कि एक कम्युनिटी को अफीम की खेती से एसोसिएट करना बहुत ही अनफेयर है। इसमें कुकी लोग ही नहीं बल्कि मैतीज और नागाज भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। मणिपुर पुलिस का जो डेटा है उसके अनुसार 2518 लोगों को अरेस्ट किया गया है ड्रग रिलेटेड केसेस में 2017 के बाद से, और इसमें से 1083 लोग जो पकड़े गए वो मैती पंगाल्स थे, 873 अरेस्ट कुकीज के थे और 381 अरेस्ट मैतीज के थे। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी यहाँ पर ड्रग्स की खेती कर रही है। जून 2018 में पुलिस ने एक बड़ी मेजर ड्रग्स की रेड करी थी जिसमें 4500 किलो हीरोइन पाया गया। टोटल ड्रग्स सीजर जो यहाँ पर हुआ उसका प्राइस बताया जाता है 28 करोड़ इंटरनेशनल मार्केट में। इस केस में प्राइम अक्यूज्ड आदमी थे लुको सुई जू, जिन्हें ड्रग कार्टेल्स का किंग पिन कंसिडर किया जाता है और ये एक लोकल बीजेपी लीडर थे। जुलाई 2020 की बात है, जो एडिशनल एसपी ऑफ नारकोटिक्स एंड अफेयर ऑफ बॉर्डर ब्यूरो है, उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया था इम्फाल हाई कोर्ट में। इस एफिडेविट में लिखा था कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह एलिजिडली प्रेशर बना रहे हैं अपनी डिपार्टमेंट पर कि ये केस जो इस लोकल बीजेपी लीडर के खिलाफ है इसे ड्रॉप कर दिया जाए। अच्छा, एक चीज यहाँ मेंशन करनी जरूरी है, इवन दो अलग अलग कम्युनिटीज के लोग यहाँ इन्वॉल्व हैं अफीम की खेती में, लेकिन डेटा हमें दिखाता है कि 85% डिस्ट्रॉयड पॉपी फील्ड एरिया एक्चुअली में कुकी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में देखा गया। क्या कारण है इसके पीछे कि कुकी डोमिनेटेड एरियाज में यहाँ ड्रग्स की खेती देखी जा रही है? इसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव रीजंस हैं। पहला तो ये कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो ट्रेडिशनली प्रैक्टिस किया करते थे, अब वो इतना सस्टेनेबल बचा नहीं है। भारी संख्या में कुकी लोग पॉवर्टी से सफर करते हैं और इसी गरीबी की वजह से पैसे कमाने के लिए इनमें से कुछ लोग ड्रग्स की खेती पर उतर आते हैं। दूसरा एक कारण ये भी है कि ड्रग्स की खेती करना पहाड़ियों में ज्यादा आसान है वैली में करने से, क्योंकि पहाड़ियों में उसे छुपाकर आसानी से रखा जा सकता है अथॉरिटीज से। और यहाँ ये भी मेंशन करना जरूरी है कि ढेरों कुकी ग्रुप्स ने ड्रग्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। जनवरी के महीने में ही कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक अम्ब्रेला ग्रुप है 17 आर्म्ड ग्रुप्स का, इन्होंने एक स्टर्न वार्निंग इशू करी उन लोगों को जो अभी भी अफीम की खेती कर रहे थे। ये वो ग्रुप्स थे जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट के अंडर थे। कुकीज की एक मेन बॉडी है कुकी इम्पी नाम से, वो भी एक्टिवली कैंपेन कर रही है कि कैसे अफीम की खेती को रोका जा सके। उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा कि ये गरीबी की वजह से करते हैं लोग और अगर इसे रोकना है तो सरकार की मदद की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सरकार यहाँ पर मदद करने की जगह उल्टा इन्हीं पर आरोप लगाती है और इनके खिलाफ नफरत फैलाती है। अब एक सिमिलर तरीके से इन्फिल्ट्रेशन का भी आरोप कुकीज पर लगाया गया। 2 मई 2023 चीफ
मिनिस्टर ने कहा कि मणिपुर की स्टेट एक लार्ज स्केल इलीगल इमिग्रेशन का खतरा फेस कर रही है म्यांमार से। ये सुनकर आपको लगेगा कि भारी संख्या में इलीगल इमिग्रेंट्स मणिपुर में आ रहे हैं, लेकिन एन बिरेन की खुद की स्टेटमेंट के अनुसार पुलिस ने 410 इलीगल म्यांमार के इमिग्रेंट्स को डिटेन किया था जो मणिपुर में बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के रह रहे। इसके अलावा करीब 2400 लोग हैं जो शेल्टर में रह रहे हैं डिटेंशन होम्स में स्टेट के बॉर्डर पर। और मणिपुर की पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अनुसार 28.5 लाख, इसमें से मैतीस की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 16 लाख हो। तो सोचने वाली बात है 2800 लोगों से कितना बड़ा खतरा पहुंचता है इन 16 लाख लोगों को। मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, एक बॉर्डर पर फेंस बनाए जा रहे हैं इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर ताकि इलीगल इमिग्रेंट्स को रोका जा सके। उसके अलावा पुलिस भी इलीगल इमिग्रेंट्स को अरेस्ट करने का काम कर रही है। फिर एक इनर लाइन परमिट का सिस्टम भी एस्टैब्लिश्ड है। तो सवाल यह भी उठता है कि ये खतरा कितना बड़ा खतरा है और कितना यहाँ पर पॉलिटिकल खेल खेला जा रहा था। तो नो डाउट अगर प्रॉब्लम है उसे सिस्टमैटिकली सॉल्व किया जाना चाहिए, लेकिन लोगों के अंदर नफरत नहीं फैलाई जानी चाहिए। अब हुआ क्या, क्योंकि इतना हल्ला मच रहा था इस चीज को लेकर, बहुत से मैती कम्युनिटी के लोगों ने इलीगल इमिग्रेशन का बहाना लेकर कहा कि हमें खुद के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने आर्टिकल 371C की बात करी थी, जिसके अनुसार नॉन ट्राइबल लोगों को ट्राइबल जगहों पर जमीन खरीदनी अलाउड नहीं है, यानी मणिपुर की पहाड़ियों में। लेकिन क्या होगा अगर मैती लोगों को ये शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिल गया तो? कुकी और नागा कम्युनिटी लोगों को डर है कि जो मैती लोग हैं वो वैसे ही ज़्यादा अमीर हैं, इकोनॉमिकली ज़्यादा एडवांस हैं, वो अपनी मनी पावर का इस्तेमाल करके हमारी ज़मीन खरीद ले जाएंगे। कुकी और नागा कम्युनिटी को ऑलरेडी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिला हुआ है, इसकी वजह से उन्हें काफ़ी प्रिविलेजेस मिलती हैं। तो उन्हें ये डर है कि ये सारी प्रिविलेजेस चली जाएंगी और जो बैलेंस है यहाँ पर वो और बिगड़ जाएगा। जैसे कि 31% जॉब रिजर्वेशन जो एसटी कैटेगरीज को मिलती है वो चली गई तो मैतीस जो है सरकारी नौकरियों को डोमिनेट करने लग जाएंगे। इसी मुद्दे को लेकर मणिपुर हाई कोर्ट के द्वारा एक रूलिंग करी जाती है मैतीस के फेवर में। 19 अप्रैल 2023 कोर्ट कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट को मैती कम्युनिटी को एसटी स्टेटस के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में डालना चाहिए। 17 मई 2023 इंडियन सुप्रीम कोर्ट मणिपुर हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को फैक्चुअली रॉन्ग बताता है, लेकिन वायलेंस कंटिन्यू रहता है। कुकी ग्रुप्स क्लेम करते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड मॉब्स जिन्हें कट्टर मैती यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा लीड किया जा रहा था वो इस वायलेंस के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। 28 मई 2023 मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह कहते हैं कि ये कोई दो कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई नहीं है, बल्कि कुकी मिलिटेंट्स के खिलाफ लड़ाई है। वो मणिपुर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अभी तक 40 कुकी मिलिटेंट्स को मारा जा चुका है। लेकिन 2 दिन बाद इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान कहते हैं कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन, इसमें काउंटर इंसर्जेंसी का कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा एक क्लैश देखने को मिल रहा है दो एथनिक कम्युनिटीज के बीच में। दोनों कम्युनिटीज के बीच में नफरत घोलने में जितनी कसर बची थी वो फेक न्यूज ने पूरी कर दी। सोशल मीडिया पर एक फोटो फैलाई जाती है जिसमें एक औरत की मुर्दा बॉडी थी जिसे प्लास्टिक में रैप किया गया था। कहा जाता है कि एक मैती कम्युनिटी की औरत थी जिसे कुकी ट्राइब के लोगों ने मारा था। बूम लाइव वेबसाइट ने ऑलरेडी इस पर एक फैक्ट चेक कर दिया था 6 मई 2023 को कि ये झूठी खबर है। ये फोटो एक्चुअली में किसी दिल्ली में हुई पुरानी ऑनर किलिंग की फोटो है। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ दुनिया के 2 चक्कर लगा चुका होता है जब तक सच चलना शुरू करता है। इसी फेक न्यूज को देखकर कुछ कट्टर मैती आदमियों की भीड़ कुकी औरतों को हरास करने लग जाती है। इनमें से एक औरत के हस्बैंड थे एक एक्स आर्मी के आदमी जिन्होंने कारगिल वॉर में भी लड़ाई करी थी। इन्होंने कहा कि ये देश के लिए तो लड़ लिए, लेकिन ये अपनी बीवी, अपने घर और अपने गांव वालों को नहीं बचा पाए। इसी इंसिडेंट का वीडियो वायरल होता है 19 जुलाई को और फिर जाकर ही था कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी और हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। ये 77 दिन जिनमें प्रधानमंत्री मोदी चुप रहे, इसमें उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग करी, एक नफरतखोर फिल्म केरला स्टोरी को प्रमोट किया, विदेश के दौरे करे, प्रोग्राम्स चलाए, मेरा बूथ सबसे मजबूत, बहुत सी चीजों पर ट्वीट किया, लेकिन मणिपुर पर कुछ नहीं बोला। और फाइनली जब इनका मुंह खुला भी तो भी वॉट अबाउटिज्म जैसी स्टेटमेंट्स निकल कर आई। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो। पुलिस को इस इंसिडेंट के बारे में ऑलरेडी 2 महीने पहले से पता था। 18 मई को एक FIR फाइल करी जा चुकी थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया था। इस वायरल वीडियो इंसिडेंट की एक सर्वाइवर इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताती हैं कि कैसे जब भीड़ वहां इन पर हमला करने आई तो पुलिस वहां मौजूद थी। पुलिस ने इन्हें अपने घर से निकालकर भीड़ को सौंप दिया था। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार 4000 से ज्यादा हथियारों को पुलिस से लूटा गया। 15 जून 2023 रिपोर्ट किया जाता है कि मणिपुर की पुलिस भी बंट चुकी है 2 हिस्सों में।
जिन मैती पुलिस ऑफिसर्स को हिल एरियाज में पोस्ट किया गया था वो भागकर इम्फाल आ गए और जिन कुकी पुलिस ऑफिसर्स को इम्फाल के अराउंड पोस्ट किया गया था वो पहाड़ियों में चले गए। मणिपुर पुलिस नहीं बची, कुकी पुलिस और मैती पुलिस बन गई। द प्रिंट को एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि यहाँ सिर्फ पुलिस में बंटवारा नहीं हुआ बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी इसी तरीके से बंट गए हैं। यहाँ इंडियन आर्मी और असम राइफल्स को बुलाया जाता है इस वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए। इंडियन आर्मी 23,000 से ज्यादा सिविलियंस को रेस्क्यू करती है और मिलिट्री बेसिस में शिफ्ट करती है उन्हें बचाने के लिए। लेकिन मैतीस असम राइफल्स पर भी आरोप लगाते हैं कि वो बायस्ड हैं और उनके राशन ट्रक्स को ब्लॉक किया जाता है रास्ते में। शॉर्ट में देखा जाए दोस्तों तो सब कुछ नफरत के मारे दो हिस्सों में बट गया। इंसान वायलेंट मॉब्स में बदल गए, लेकिन किसने लोगों को बांटने का काम किया? किसने ये नफरत घोली लोगों के बीच में? NESRC के डायरेक्टर वॉल्टर फर्नांडिस द वायर से बात करते हुए कहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट वेल प्लान्ड और फंडेड था। सत्ता में बैठे लोगों ने इसे बड़े ही प्रिसाइज तरीके से एग्जीक्यूट किया। We have seen groups of 200 young persons coming on motorbikes. Who gave them the motorbikes? Who told them about the targets? And how come they could steal 4,000 arms? Could it be done without support from the organizers? 550 से ज्यादा इंडिविजुअल्स और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स जैसे कि PUCL और सहेली वुमेन्स रिसोर्स सेंटर ने एक स्टेटमेंट इशू करी है कहते हुए कि मणिपुर आज जल रहा है ड्यू टू द डिवाइसिव पॉलिटिक्स प्लेड बाय द बीजेपी एंड इट्स गवर्नमेंट्स इन द सेंटर एंड स्टेट। बीजेपी की सरकारों के द्वारा खेली गई नफरत की राजनीति की वजह से ऐसा हो रहा है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी कहते हैं बीजेपी RSS सिर्फ सत्ता चाहती है और सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। सत्ता के लिए ये मणिपुर को जला देंगे, सारे देश को जला देंगे। इनको देश के दुख और दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर देंगे। मणिपुर को जला देंगे, बाकी देश को जला देंगे, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सारे देश को जला देंगे। यही चीज बाकी ऑपोजिशन लीडर्स ने भी कही। आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उन्हें बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि मणिपुर में हो रहे वायलेंस के पीछे सेंटर और मणिपुर की सरकार रिस्पॉन्सिबल है। और CPI के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ने भी यही कहा कि मणिपुर वायलेंस इज रिजल्ट ऑफ बीजेपीज डिवाइसिव पॉलिटिक्स। यहाँ एक सवाल फिर भी उठता है, आखिर लोग इतनी आसानी से क्यों बट गए? क्यों उन्होंने हथियार उठा लिए? एक एस्पेक्ट जिसे ज्यादातर लोग ओवरलुक कर देते हैं वो है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी मणिपुर में। और यहाँ सिर्फ कुकी लोगों की बात नहीं हो रही है बल्कि आम मैती लोगों की भी बात हो रही है। मैं अभी तक आपको बताते आया हूँ कि कैसे मैती कम्युनिटी ज्यादा अमीर है कुकीज के कंपैरिजन में, लेकिन ये इकोनॉमिक वेलबींग सिर्फ कंपैरेटिव है। सच बात यह है कि मैती लोगों में भी गरीबी और बेरोजगारी बहुत देखने को मिलती है। 2013 के प्लानिंग कमीशन के अनुसार मणिपुर रैंक 3rd पर है इन बिलो पॉवर्टी लाइन 36.89%। सिर्फ छत्तीसगढ़ और झारखंड में मणिपुर से ज्यादा बुरी हालत है पॉवर्टी को लेकर। अगर हम नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट को देखें जो NFHS सर्वे 2015-16 पर आधारित है तो थोड़ी सी बेटर पिक्चर दिखती है। मणिपुर 14th है फ्रॉम द बॉटम, 17.89% लोग यहाँ पर मल्टी डायमेंशनली पुअर है। लेकिन अगर हम नीति आयोग की 2020 की रिपोर्ट देखें ऑफ डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ तो मणिपुर लास्ट रैंक पर है। PLFS 2021-22 का डेटा हमें बताता है कि मणिपुर में बेरोजगारी 9% पर है, नेशनल एवरेज से 2 गुना ज्यादा। पहाड़ियों के रीजन में ये बेरोजगारी 9.5% पर है, लेकिन मैतीज में भी, वैली वाले एरिया में भी ये 7.6% पर है। इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए सॉल्यूशन यहाँ पर होना चाहिए सबकी डेवलपमेंट, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बहुत ही बढ़िया स्लोगन है, लेकिन असलियत में अगर इसे इंप्लीमेंट किया जाए तो बेरोजगारी और गरीबी को अगर सॉल्व नहीं किया जाएगा तो ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट्स हमें जगह जगह देखने को मिलेंगे। 2016 में हरियाणा में जाट स्टर हुआ था। वहां हेडलाइंस देखो उसको लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट इज द रियल प्रॉब्लम, इग्नाइटेड होप्स एंड नो जॉब्स, व्हाई जाट्स हैव रिवोल्टेड, अनएम्प्लॉयमेंट ड्राइविंग प्रोटेस्ट से जाट यूथ। जब लोग गरीब होते हैं, बेरोजगार होते हैं, उन्हें बांटना बहुत आसान होता है। यही कारण कि हरियाणा में उस वक्त स्टेट को जाट और नॉन जाट लाइंस पर बांट दिया गया था। या फिर गुजरात में पट्टीदार एजिटेशन इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जिसके पीछे रूट कॉज फिर से अनएम्प्लॉयमेंट थी। अगर लोग एम्प्लॉयड होंगे, अपनी जिंदगी में खुशी खुशी सेटल्ड होंगे, तो इतना आसान नहीं होता उन्हें भड़काना। और डेवलपमेंट का मतलब ये भी नहीं है कि कोई
बड़ा अरबपति आकर यहाँ जंगलों को काट कर चले जाएगा, एक माइनिंग फील्ड बना देगा, फैक्ट्री सेटअप कर देगा जहाँ पर इन्हीं लोगों को गरीब लेबरर्स की तरह एम्प्लॉय किया जाएगा कुछ चंद रुपयों के लिए। सही डेवलपमेंट वही होती है जब हर किसी की डेवलपमेंट हो, सिर्फ ऊपर बैठे कुछ चंद अरबपतियों की नहीं। यहाँ पर टॉलरेंस और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को भी बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। और ये कैसे किया जा सकता है, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने सिंगापुर वाले वीडियो में बताया है। सिंगापुर में एक समय पर एथनिक राइट्स जगह जगह देखने को मिलते थे, लेकिन उनकी सरकार ने लोगों को मोहब्बत के जरिए जोड़ने का काम किया, अलग अलग धर्मों के बीच में टॉलरेंस सिखाई। और जानना चाहते हो, यहाँ क्लिक करके सिंगापुर वाला वीडियो डिटेल में देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।